के आ, आ, आप सब आज के इस इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा संचालित डेली वेबिनार की इस सीरीज में आज का हमारा 420वां दैनिक वेबिनार है। आप सभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स का मैं डॉक्टर नेहा कक्कर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट का साइलेंस रखेंगे। ओके। तो आज का जो हमारा 420वां दैनिक वेबिनार है, आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, जो कि एमडी होम्योपैथ हैं। और करंटली वो पीएचडी भी परस्यू कर रही हैं पारुल यूनिवर्सिटी से। एंड डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल फैकल्टी ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन भी हैं। और साथ ही जो ये अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में ये ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन मैम पढ़ाती हैं। और आज का जो इनका टॉपिक है वो है मानसिक विकार और होम्योपैथिक दृष्टिकोण। तो डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईएफपीएच द्वारा इस डेली वेबिनार की सीरीज में। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। हाँ, तो आप अपना सेशन मैम स्टार्ट कर सकती हैं। आपकी स्लाइड्स विजिबल है, आप इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। हाँ जी मैम, विजिबल है। आज का मेरा टॉपिक है मानसिक विकार और होम्योपैथिक दृष्टिकोण, मेंटल डिसऑर्डर और उसकी होम्योपैथिक अप्रोच। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपने सुना होगा कि कहते हैं कि सागर से भी गहरा कुछ है अगर, तो वो है मनुष्य का मन। इसकी गहराई नापी नहीं जा सकती है, और जिस प्रकार से सागर में लहरों का आना जाना बना रहता है, उसी प्रकार से हमारे मन में हर समय विचारों का आना जाना बना रहता है। हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। जब ये विचार बार बार आते हैं तो हमारे मन में विकार पैदा करते हैं, जिन्हें हम मनोविकार कह सकते हैं। जैसे कि गुस्सा आना, बार बार शक करना, ईर्ष्या होना, अकेले में रहना और डर लगना इत्यादि। ये विचार अगर किसी मनुष्य को कभी कभार वंस इन अ वाइल आते हैं तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये विकार मन को परेशान कर दे और डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में बाधा डाले, तो ये मनोविकार में डेवलप हो जाते हैं। जब ये मनोविकार बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तो मानसिक के साथ साथ शारीरिक रोग भी होने लगते हैं। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें मेडिसिन का परीक्षण स्वस्थ मनुष्य पर किया जाता है, जिसको कि हम लोग जानते हैं होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग कहते हैं, जिसके साथ हम खाली फिजिकल सिम्टम्स या मेंटल सिम्टम्स नहीं, हम दोनों को एक साथ लेते हैं और एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूविंग करते हैं। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर से लिया था, जिसका बेसिस है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, और वो नेचर भी वही फॉलो करता है। तो जब होम्योपैथी में हम कोई भी मनुष्य, कोई भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो उसका ना ही खाली फिजिकल सिम्टम, बट उसका मन, उसकी और सारी परेशानियां, उसका पास्ट, उसकी फिजिकल कंप्लेंट्स, सब एक साथ हम उसका सारा केस टेकिंग के टाइम पर सब कुछ लेते हैं, और तब उसको एक सिमिलम मेडिसिन देते हैं। अभी जैसा कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एलोपैथिक डॉक्टर्स का और मॉडर्न मेडिसिन का व्यू है, वो है कि फिजिकल कंप्लेंट्स डिफरेंट होती है और मेंटल कंप्लेंट्स डिफरेंट होती हैं, यानी कि मानसिक बीमारियां अलग होती हैं। बट आजकल नया WHO ने भी मानसिक रोगों को और मानसिक बीमारी को फिजिकल परेशानी के साथ रिलेट करते हुए साइकोसोमैटिक और सोमैटोसाइकिक डिसऑर्डर्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया है जितना कि खाली फिजिकल सिम्टम्स या फिजिकल कंप्लेंट्स को दिया गया है। मानसिक बीमारी जो है वो मानसिक स्वास्थ्य की कई तरह की स्थितियों
विकारों को संदर्भित करती है जो मूड पर, सोच पर और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कई लोगों को समय समय पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं होती हैं, जिनसे कि जो मानसिक चिंता है वो मानसिक बीमारी भी कभी कभी बन जाती है। और ये लगातार संकेत और लक्षण लगातार तनाव का कारण बन जाते हैं और अपने काम करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। मानसिक बीमारी दुख दुखी कर सकती है और दैनिक जीवन में भी समस्याएं पैदा कर सकती है, जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्पैक्ट होती है। जैसे कि स्कूल में, कामों में, ऑफिस के काम में, रिश्तों में उसका असर इन सब पर देखा जाता है। ज्यादातर लोगों के लक्षणों को दवाओं से और साइकोथेरेपी के संयोजन से कंट्रोल करा जा सकता है और क्योर भी करा जा सकता है। लेकिन सबसे कारगर और सबसे प्रभावी दवा होम्योपैथी या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, क्योंकि होम्योपैथी में खाली फिजिकल कंप्लेंट्स होने के बावजूद भी मेंटल सिम्टम्स को इम्पोर्टेंस दी है। और डॉक्टर हैनीमैन, डॉक्टर केंट और बहुत सारे अन्य फॉलोअर्स ने भी मेंटल सिम्टम्स को इम्पोर्टेंस दी है। होम्योपैथी में माइंड को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले डॉक्टर केंट ने ऐसा बोला है कि माइंड के सिम्टम्स जब भी हों तो उनको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स माना जा सकता है, और होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग में माइंड या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स का विशेष महत्व है। होम्योपैथिक उपचार में जो ये कैरेक्टरिस्टिक माइंड के सिम्टम्स होते हैं वो विशेष संवेदनाओं को प्राथमिक महत्व देना चाहिए, उन उन सिम्टम्स को प्राथमिक महत्व देना चाहिए। होम्योपैथी में हर रोगी को इंडिविजुअल रोगी माना जाता है और तब उसकी दवा दी जाती है, जिसमें इंक्लूडेड होता है मन, चेतना, भावना, समझ, विचार, संवेदनाएं, मानसिक लक्षण और बाकी सारे फिजिकल कंप्लेंट्स। होम्योपैथी में हम जब भी देखें तो चाहे तो फिजिकल कंप्लेंट लेकर पेशेंट आए तो हम उसका माइंड के सिम्टम लेते हैं, चाहे तो मेंटल कंप्लेंट्स लेकर या साइकेट्रिक कंप्लेंट्स लेके अगर पेशेंट आए तो हम उसके फिजिकल सिम्टम्स को भी उतने ही इम्पोर्टेंस देते हैं। होम्योपैथी लक्षणों की समानता के आधार पर रोगी को संपूर्ण रूप से बोथ माइंड और बोथ फिजिकल सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए उपचार करना होता है। होम्योपैथी हमेशा रोगी को इंडिविजुअल भावनाओं और संवेदनाओं को महत्व देते हुए हमें सिलेक्शन करना होता है। माइंड के सिम्टम्स हमेशा रोगी या व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स माने जाते हैं, और इन लक्षणों को अगर हमें ये लक्षण कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम अगर माइंड के मिल जाए तो हमें सिमिलिमम मिल जाने में बहुत मदद होती है। और हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथी जो है वो हर बीमारी को, चाहे वो माइंड की बीमारी हो, मेंटल रिलेटेड हो या फिजिकल रिलेटेड हो, हर डिजीज को हर डिजीज नहीं बल्कि डिजीज्ड इंडिविजुअल को ट्रीट करती है। तभी डॉक्टर केंट ने डिजीज को नहीं, सिक पर्सन को इम्पोर्टेंस देने को बोला है। अब हम आते हैं मनोविकार या मेंटल डिसऑर्डर्स पर। किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की वह स्थिति है जिसे किसी स्वस्थ व्यक्ति से तुलना करने पर सामान्य नहीं कहा जा सकता। उस मानसिक स्थिति को हम कब पेशेंट को बोलेंगे कि वो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, जब उसकी जो मानसिक अवस्था है वो किसी सामान्य अवस्था या सामान्य व्यक्ति की अवस्था से डिफरेंट हो या अलग हो, और पेशेंट खुद अपने आप को या उसके आसपास रहने वाले उसको नॉर्मल ना फील कर पाए। स्वस्थ व्यक्तियों की तुलना में मनोरोगों से ग्रस्त व्यक्तियों का व्यवहार असामान्य या मैल एडेप्टिव निर्धारित किया जाता है। जब हम नॉर्मल से कंपेयर करेंगे तो उन पर्सन्स का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है वो माल एडेप्टिव होता है, जिसमें महत्वपूर्ण व्यथा और असमर्थता अंतर्ग्रस्त होती है। इन्हें मनोरोग, मानसिक रोग, मानसिक बीमारी अथवा मानसिक विकार भी कहा जाता है।
मनोविज्ञान में हमारे लिए असामान्य और अनुचित व्यवहारों को मनोविकार कहा जाता है। ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और मनोविकारों के बहुत से कारण हैं, जिसमें अनुवांशिकता, कमजोर व्यक्तित्व, सहनशीलता का अभाव, बाल्यावस्था के अनुभव, तनावपूर्ण परिस्थितियां या इनका सामना करने की असमर्थ असमर्थ सम्मिलित है। जैसा कि बहुत सारे कॉजेस हैं जो मानसिक विकार से रिलेटेड है। कई सारे हैं जो बायोलॉजिकल हैं, कई सारे हैं साइकोलॉजिकल हैं, और कई सारे हैं वो सोशल है। जैसे कि कोई इन्फेक्शंस, ब्रेन में कोई डैमेज होना, कोई चोट लग जाना, जिसकी वजह से भी कई बार मेंटल परेशानियां या मनोविकार उत्पन्न होते हैं। कुछ होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि घर में कोई ऐसे घटना, ऐसे तनाव रहना, जैसे कि कोई बच्चा या कोई पेरेंट जो है बच्चे का वो सेपरेट हो जाता है, या बच्चे के साथ पेरेंट का दुर्व्यवहार, कोई मैरिज में प्रॉब्लम्स, या कोई भी अलग तरह के स्ट्रेस, वो सारे साइकोलॉजिकल कारणों में आते हैं। सोशल कारण, जिसमें कि हम मान सकते हैं पावर्टी या बेरोजगारी, या बहुत सारा अर्बनाइजेशन, मतलब ये जो अभी वेस्टर्न कल्चर को अपनाना, और या फिर कोई भी सब्सटेंस अब्यूज, जैसे कि अल्कोहल है, टोबैको है, ड्रग्स है, ये सब लेना। और कई सारे रिलीजन भी इसमें एक सोशल फैक्टर को, एक सोशल फैक्टर का प्लेस ले सकते हैं ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आए, जरूरी नहीं होता है कि हर पेशेंट को, हर जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को कई बार पता हो कि उसको कोई भी मेंटल इलनेस है। कई बार हम पेशेंट की केस टेकिंग के टाइम पर हमको पता लगता है कि पेशेंट को मेंटल इलनेस है। अभी रिसेंटली मैंने एक रिसर्च किया था कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसमें कि मैंने पाया कि मैंने उनसे एक क्वालिटी ऑफ लाइफ का फॉर्म भरवाया। उसमें मुझे मिला कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ फिजिकली बेटर थी रादर दैन मेंटली, एज कंपेयर टू मेंटल सिम्टम्स। तो उससे मुझे ये विचार आया मन में कि, और वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को पता भी नहीं था कि वो डिप्रेशन, वो भी माइल्ड नहीं, मेजर और मॉडरेट डिप्रेशन के से ग्रसित है। उनको नहीं, उनको उनकी बीइंग मेडिकल स्टूडेंट्स आल्सो, उनको नहीं पता था कि उनको कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। तो इतनी जागरूकता के बाद भी लोगों को अभी तक भी कई बार नहीं पता चलता कि वो कोई भी मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, या हमको ऐसा लगता है कि होम्योपैथ्स को, क्योंकि वो पूरी केस टेकिंग के टाइम पर पेशेंट के साथ अच्छी रेपो बनाने के बाद माइंड के सिम्टम्स जब लेते हैं, तो उनके लिए इजी हो जाता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को डिटेक्ट करना या इन्वेस्टिगेट करना। और कई बार ऐसा क्लिनिक में भी देखा जाता है कि फिजिकल कंप्लेंट्स के साथ साथ पेशेंट आता फिजिकल कंप्लेंट के लिए, लेकिन हम एंड जब करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो फिजिकल कंप्लेंट्स जो है वो उसका जो ओरिजिन था वो मेंटल ग्रीफ, स्ट्रेस, या कोई भी ऐसे अनइवेंटफुल इंसिडेंट की वजह से उसको ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। जो सिम्टम्स है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के, हमें कैसे पता लग सकता है कि पेशेंट को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है? उसमें बेसिक जो सिम्टम्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स हैं, वो है उदास रहना, गुस्से, अत्यधिक गुस्सा आना, कुछ भी जम्बल्ड विचार आना, बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत अत्यधिक डर, मूड का चेंज होना, जिसका कोई भी रीजन नहीं हो फिर भी मूड स्विंग्स होना, मारने या मरने के विचार आना, जो चीजें जिन चीजों में उसको पहले इंटरेस्ट था वो चीजों में इंटरेस्ट लूज करना। दूसरा, पुअर एनर्जी और थकान का महसूस करना, स्लीप बहुत ज्यादा आना, नींद ना आना या नींद का बहुत ज्यादा आना। फिर बहुत सारे तरह के डिल्यूजन या फिर इल्यूजन या हेलुसिनेशंस का होना, और कोई भी ड्रग या अल्कोहल का अब्यूज।
और एक और है जैसे कि एंजाइटी अटैक्स, जैसे बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ये सब होना या पैनिक अटैक्स होना, दीज आर ऑल्सो द सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। अब हम लोग बात करते हैं कुछ मिथ्स जो रिलेटेड है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से। सबसे पहला हम लोग बहुत सबने सुना होगा कि अ, आजकल तो लोगों में जागरूकता आ गई है, लेकिन कई लोगों में अभी भी ऐसी भ्रांतियां हैं जो मानसिक रोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मानसिक विकार कोई रोग नहीं है बल्कि बुरी आत्माओं की वजह से पैदा होते हैं। दूसरा, मानसिक रोगों का कि मानसिक रोगों के लिए जो दवाएं अवेलेबल हैं उनके सेवन से बचना चाहिए। तीसरा, कि अगर आपको कोई भी मानसिक रोग हुआ है तो वो पेशेंट की कमजोरी से है और उससे बचाव करना चाहिए। दूसरा, जो मानसिक रोगों की दवाएं हैं वो नुकसानदायक होती हैं और उन पर निर्भरता बढ़ जाती है और वो जीवन भर लेनी पड़ती हैं, बल्कि जीवन भर नहीं, जितनी जितनी उनके ऊपर निर्भरता बढ़ती है उतना उतना ज्यादा उनकी डोज बढ़ती रहती है। ऐसा लोगों के अंदर भ्रांति है। फिर दूसरी भ्रांति है कि ज्यादातर मानसिक विकारों का कोई भी इलाज नहीं होता। बच्चों को मानसिक रोगों की दवाएं नहीं देनी चाहिए। इलाज के लिए नींद की गोलियां दी जाती है, कोई भी मानसिक रोग के इलाज के लिए नींद की गोलियां दी जाती है। और डिप्रेशन जैसे डिजीजेस अपने आप ठीक हो जाते हैं, या फिर जो व्यक्ति प्रभावित है डिप्रेशन से, वो उसकी खुद की गलती है और उसको खुद ही ट्रीट करना पड़ेगा और उसके लिए दवाओं की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा प्रचलित जो भ्रांति है वो ये है कि इसका इलाज मानसिक रोगों का इलाज दवाई से नहीं, दुआओं से और देवी देवताओं या झाड़ फूक से रोगों को ठीक करा जा सकता है। तो ये कॉमन मानसिक रोगों के साथ जुड़ी हुई भ्रांतियां हैं जिनकी अवेयरनेस हमको पेशेंट्स तक पहुंचाने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं केस टेकिंग। जब हमारे पास पेशेंट आता है और वो मेंटल सिम्टम्स लेकर आता है, या फिर हम पेशेंट का केस लेते लेते हमें पता लगता है कि मेंटल डिसऑर्डर से कोई मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है पेशेंट को, तो कॉमन केस टेकिंग, सब पेशेंट्स की केस टेकिंग एक जैसी ही होती है, चाहे वो फिजिकल कंप्लेंट हो या मेंटल कंप्लेंट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, उसके बाद उसकी वो कंप्लेंट, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट में वो कंप्लेंट कैसे शुरू हुई, जिसमें कि ऑनसेट कब से है, ड्यूरेशन, और उसका प्रोग्रेस कैसे हुआ। ये ऑनसेट, ड्यूरेशन और प्रोग्रेस हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट में लेते हैं। उसके बाद पास्ट हिस्ट्री, फिर फैमिली हिस्ट्री, क्या कोई उसकी पास्ट में उसको कोई ऐसे उसका कोई ट्रीटमेंट चला हो, या कोई ऐसे डायग्नोसिस हुआ हो कि उसको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर रहा है, या उसकी फैमिली में कोई ऐसा मेंटल डिसऑर्डर का कोई पेशेंट है। तो वो सारी चीजें हम लोगों को कंसिडर करनी होती है। बाकी आया फिर पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में हमें कई सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, डाइटरी और फूड हैबिट्स है, फिर कोई एडिक्शंस है। एडिक्शन से जैसे कि अल्कोहल है, टोबैको है, या कोई भी और ड्रग्स हैं, उस हिस्ट्री से कई बार हमें सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स का पता चलता है, और वो किस अमाउंट में और कितने दिनों से ले रहा था ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। पेशेंट क्या ऑक्यूपेशन करता है, और पास्ट में वो कितनी बार एम्प्लॉयमेंट, मतलब कितनी बार अपनी जॉब या बिजनेस चेंज कर चुका है, उसको सेटिस्फैक्शन कितना है, या कोई जॉब की वजह से उसको कोई इल हेल्थ या ऑक्यूपेशनल डिजीज हो रही हो, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आता है लाइफ स्पेस इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कि हम उसका ब्रीफ में उसका चाइल्डहुड हिस्ट्री, उसका पेरेंट्स के साथ रिलेशन, उसका ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रिलेशन, उसके पेरेंट्स का आपस में रिलेशन, ये सब कुछ हम उसमें ध्यान देते हैं, जिसमें कि उसकी बर्थ से लेके उसका अर्ली डेवलपमेंट, स्कूलिंग, फिर उसका बिहेवियर ड्यूरिंग चाइल्डहुड, फिर उसकी एजुकेशन,
क्योंकि एजुकेशन का भी कई बार बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है मेंटल हेल्थ पर। फिर उसका एडोलेसेंस या कॉलेज लाइफ में कोई भी टाइप का परेशानी या कुछ भी ऐसे इवेंट्स जो भी हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, वो हमें नोट करना होता है। फिर अगर पेशेंट मैरिड है तो उसका मैरिटल हिस्ट्री, और अगर उसके चिल्ड्रन है तो उसकी चिल्ड्रन के एजेस और मिसकैरेजेस, और अगर कोई ऐसा मिसकैरेज या कोई इवेंट हुआ है तो उस पेशेंट का रिएक्शन टुवर्ड्स दोज इवेंट्स हैज टू बी नोटेड। फिर आता है अगर पेशेंट इज एन ओल्ड एज का पेशेंट है तो हमें जीरियाट्रिक हिस्ट्री में उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्रॉनिक डिजीजेस या कोई भी जो डिजीजेस हुए हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कंसिडर करना होता है। फिर हम उसका देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पर्सनल हिस्ट्री में ही हमें कवर करना होता है अगर हम मेंटल पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो वो है पर्सनालिटी बिफोर इलनेस। क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास आ रहा है तो उसकी पर्सनालिटी चेंज्ड है, तो वी हैव टू ड्यूरिंग द केस टेकिंग हमें उसकी जो चेंजेस हैं पर्सनालिटी में वो नोट करने के लिए हमें पहले उसकी कैसी पर्सनालिटी थी इसको भी नोट करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि उसका उसके क्या पहले हॉबीज थे, क्या इंटरेस्ट थे, कैसा मूड रहता था, बहुत एंग्शियस था, चीयरफुल था, मतलब हंसमुख था, वो पॉजिटिव सोच रखता था, नेगेटिव सोच रखता था, कॉन्फिडेंस का लेवल ओवर कॉन्फिडेंस था या अंडर कॉन्फिडेंस था या नॉर्मल था, ये सारी चीजें हमें कैरेक्टर कैसा था उसका, शाई था, मतलब शाई था या फिर जलन जेलसी वाला था, या फिर बहुत ज्यादा इरिटेबल, बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला, बहुत ज्यादा लड़ाई करने वाला, इम्पल्सिव था, सेल्फिश था, ये सब हमें कॉन्फिडेंस का लेवल कैसा था, ये सब हमें प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी, इसको हम इस सेक्शन में नोट कर सकते हैं, प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी या फिर पर्सनालिटी बिफोर इलनेस। ये हमारे लिए मेंटल हेल्थ के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। फिर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, और कोई भी अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो तो ट्रीटमेंट हिस्ट्री में हमको कवर कर लेना होता है। अगर फीमेल है तो उसकी गायनेक और ऑप्स हिस्ट्री और उससे रिलेटेड कोई भी इवेंट्स वो हमको नोट करने होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम बस जनरल सिम्टम्स पे। जनरल सिम्टम्स में हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं जनरल सिम्टम्स को, फिजिकल जनरल्स और मेंटल जनरल्स। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम मेंटल पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं तो हम फिजिकल सिम्टम्स को नहीं इम्पोर्टेंस देंगे। बोथ फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स को हमें इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, अगर पेशेंट मेंटल इलनेस का हो तब भी और अगर पेशेंट फिजिकल कंप्लेंट लेकर आया हो तब भी। फिजिकल कंप्लेंट्स, फिजिकल जनरल्स में मेनली हम उसके सारे वो सिम्टम्स लेते हैं जो उसके फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, जैसे कि उसका अपीयरेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, एपेटाइट, थर्स्ट, टेस्ट, फिर उसकी डिजायर, एवर्जन, फूड ड्रिंक से रिलेटेड, फिर उसके स्टूल का कैरेक्टर, कंसिस्टेंसी, ओडर, कंप्लेंट्स बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर स्टूल, यूरिन के से रिलेटेड कोई भी अगर सिम्टम्स हैं वो, फिर स्वेट, किसी पर्टिकुलर पार्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसका स्टेन रहता है, ओडर क्या है, कैरेक्टर क्या है, और कॉज क्या है, और मोडालिटीज। सो दीज ऑल शुड बी नोटेड while taking the physical generals of the patient। फिर फिजिकल जनरल्स में ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट या बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्लीप और ड्रीम्स का। स्लीप में ज्यादातर पेशेंट्स ऐसा बता देते हैं कि हमारी स्लीप नॉर्मल है, बिकॉज क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है क्योंकि वो समय काफी लंबे समय से ऐसे ही सो रहे होते हैं, उनका पैटर्न वही अपना लेते हैं, तो उनको उनके लिए वही नॉर्मल हो जाता है। बट हमको ये ध्यान में रखना है कि उनको कंडीशन, डिजीज कंडीशन शुरू होने से पहले उनकी स्लीप के क्या पैटर्न था, और डिजीज कंडीशन स्टार्ट होने के बाद उनके स्लीप पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं। उन उन पैटर्न में हमें सबसे इम्पोर्टेंट है नोट करना कब वो सोने जाते हैं
कब वो उठते हैं, टाइम दोनों का, सोने जाने का, उठने का, फिर नेचर कैसा है उनका, अनरिफ्रेशिंग स्लीप है, रिफ्रेश होते हैं सोने के बाद या नहीं, रेस्टलेसनेस होती है उनको स्लीप के टाइम पर, डिस्टर्ब होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। तो ये सारा है नेचर। फिर स्लीप के टाइम पे उनका पोजीशन क्या होता है, फिर उनको किसी पर्टिकुलर टाइम पर नींद नहीं आने का प्रॉब्लम है, या नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे नींद में बोलना, नींद में यूरिन पास हो जाना, नींद में चलना, नींद में उबासी आना, या नींद में स्नोरिंग होना। तो ये सारी चीजें भी हमको नोट करनी होती हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ड्रीम्स का। ड्रीम्स भी मेंटल पेशेंट्स में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, बिकॉज वो रिफ्लेक्शन होते हैं सबकॉन्शियस माइंड का। और ड्रीम्स को, अगर किसी पेशेंट को वंस इन अ वाइल कोई एक ड्रीम आता है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ओकेजनल या रिकरेंट, अगर वो पेशेंट वो ड्रीम देख रहा है तो हमको ये देख लेना होता है कि कई बार पेशेंट्स ऐसा आके बोलते हैं कि उनको लगातार एक ही ड्रीम आ रहा है, और उनको ऐसा लगता है कि वो सो नहीं रहे हैं और वो ड्रीम ही चलता रहता है। तो इन चीजों का हमें खासकर ध्यान रखना होता है जब हम मेंटल पेशेंट्स को का केस टेकिंग कर रहे होते हैं। कई बार पेशेंट ऐसा बताते हैं कि वो अपने ड्रीम्स को सुबह उठते ही भूल जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं वो अच्छे से याद रख पाते हैं। सो दीज कुछ ड्रीम का और स्लीप का ये डायरेक्ट माइंड से रिलेशन है। सो हम इसको इन फिजिकल जनरल्स को मेंटल पेशेंट्स में बहुत गहराई से केस टेकिंग के टाइम पर पूछेंगे। फिर आता है थर्मल रिएक्शन पेशेंट का, जैसे कि पेशेंट चिली है या हॉट है या एम्बी थर्मल है। और इसके लिए भी बस पेशेंट से ऐसा पूछ लेने से कंप्लीट नहीं होता, उसका हमें डिटेल में पूछना पड़ता है कि पेशेंट हीट टॉलरेट कर पाता है या नहीं, कोल्ड टॉलरेट कर पाता है या नहीं, कि विंटर में भी उसको फैन की या एसी की जरूरत है, और समर्स में भी उसको कवरिंग की जरूरत है। ठंडे पानी से नहाना, तेज फैन चलाना, ड्राफ्ट ऑफ एयर को ना टॉलरेट कर पाना, दीज आर फ्यू सिम्टम्स विच पेशेंट इज वो ये ऐसे सिम्टम्स है जो पेशेंट हमें अपने केस चेकिंग के टाइम पर बताता है। उसके बाद आता है मोडालिटीज और जनरल सेंसेशंस। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली मेंटल पेशेंट्स की बात करें, और अगर हमको किसी पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स पे ही ध्यान देना है, या मेंटल पेशेंट्स ही हमारे पास मेंटल सिम्टम लेके ही पेशेंट आ रहा है, तो वो हमारे लिए वो उसको हमको पहले इंक्वायर करना पड़ता है। वरना मतलब अदरवाइज क्या होता है कि केस चेकिंग में डॉक्टर हैनीमैन ने जो 83 से 104 एफोरिज्म तक दिया, 103 एफोरिज्म तक दिया हुआ है, उसमें ये बताया है कि सबसे पहले हम ये सारे सिम्टम्स ले लेते हैं, और मेंटल सिम्टम्स जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम सबसे लास्ट में लेते हैं। वो इसलिए ऐसा बोला गया है क्योंकि जिससे कि जब हम ये सारे फिजिकल कंप्लेंट्स तक पहुंचेंगे, तब तक हम माइंड के सिम्टम्स लेने तक पहुंचेंगे, तब तक हमारी एक फिजिशियन की एक रेपो डेवलप हो जाएगी, और पेशेंट और फिजिशियन का एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा, और पेशेंट कैन ट्रस्ट टेलिंग दीज मेंटल सिम्टम्स टू द फिजिशियन। इसीलिए हमें फिजिकल सिम्टम्स लेके जो पेशेंट आ रहा है उसके मेंटल सिम्टम्स को लास्ट में लेना होता है। लेकिन अगर मेंटल पेशेंट ही आ रहा है एज जिसका चीफ कंप्लेंट मेंटल डिजीज ही है, तो हमें उसके मेंटल सिम्टम्स पहले लेने होते हैं। अब हम बात करते हैं मेंटल सिम्टम्स जब हम केस टेकिंग कर रहे हो, तो उसमें मेंटल सिम्टम्स में क्या क्या चीजों पे इम्पोर्टेंस देंगे। इनका उल्लेख डॉक्टर केंट ने अपनी फिलॉसफी में दिया है, जो है विल और इमोशंस। जो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है विल और इमोशन, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्ट, और तीसरा है मेमोरी। विल और इमोशन में जो आता है वो है जैसे कि सुइसाइडल थॉट्स, होमिसाइडल थॉट्स, पेशेंट को क्या पसंद है, क्या चीजें नहीं पसंद है, उसके क्या डर है, उसका कैसा टेम्परामेंट है, उसका कैसा नेचर है, हैबिट है, उसको क्या चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पोएट्री, एनिमल, ट्रैवलिंग,
किस चीज का उसको शौक है, किस चीज से उसको एवर्जन है, जैसे कंपनी से, वर्क से, कंसंट्रेशन पुअर है, उसके फैमिली के साथ रिलेशन कैसे हैं, और कॉन्सोलेशन का उसका कॉन्सोलेशन से उसको कैसा लगता है। कोई भी डिसअपॉइंटमेंट्स वो भी हम विल और इमोशंस में लेते हैं, जैसे कि डिसअपॉइंटमेंट इन लव, एम्बिशन, फिर बिजनेस में कोई लॉस हो गया, या एग्जामिनेशन में उसको कम मार्क्स आए जितना उसने सोचा था, या एग्जामिनेशन में कोई फेल हो गया। फिर वेरियस जेस्चर्स और पोस्चर्स जो पेशेंट की हैबिट में है, जो माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि किसी पेशेंट्स की कई बार हैबिट होती है, वो हर समय अपने थंब और अपने इंडेक्स फिंगर को रब करते रहते हैं। कोई पेशेंट हमेशा नोज को रब करने का हैबिट होता है, कोई पेशेंट पेपर को रोल करते रहते हैं। तो दीज आर टिक्स एंड आर रिलेटेड टू माइंड। फिर नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्ट। अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्ट में पेशेंट के डेल्यूजन, इल्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन, फिर उस कई बार पेशेंट्स को टाइम और जगह का सेंस कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, वो भी हम अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्ट में लेते हैं। कई बार पेशेंट को डिसीजन मेकिंग पावर नहीं, कम हो जाता है, कई बार पेशेंट को कंफ्यूजन बढ़ जाता है, कई बार पेशेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक करने लगते हैं राइटिंग में, स्पीकिंग में, मेम और वर्ड्स बोलने में, लिखने में। तो वो सब हम अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्ट में लेते हैं। कंसंट्रेशन पुअर, डल, वो सब भी हम अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्ट में लेते हैं। लास्ट आता है मेमोरी। मेमोरी में है वीक, एक्टिव, शार्प, फॉरगेटफुल, वो सब हम मेमोरी में लेते हैं। ना जब हम माइंड के सिम्टम्स ले रहे हैं, तो फिजिशियन को माइंड के सिम्टम्स दो टाइप से मिल सकते हैं। या तो फिजिशियन खुद ऑब्जर्व करे, या फिजिशियन पेशेंट या उसके अटेंडेंट से क्वेश्चन करके पूछ सकता है। तो दो टाइप के ऑब्जर्वेशन या माइंड के सिम्टम्स को लेने के तरीके हैं, और दोनों ही जरूरत पड़ती है जब हम पेशेंट को देखते हैं। क्योंकि फिजिशियन के कई बार ऑब्जर्वेशन जो होते हैं, हमको अगर फिजिशियन ने कुछ भी ऑब्जर्व करा है तो उसको कंफर्म करना जरूरी है। बिकॉज फिजिशियन जो ऑब्जर्व करेगा, कई बार वो अपनी थिंकिंग से ऑब्जर्व कर लेता है, जबकि उसका रीजन कुछ और हो सकता है। तो जब भी कोई पेशेंट मेंटल केस या माइंड का कोई सिम्टम अगर फिजिशियन ऑब्जर्व कर रहा है, तो इट हैज टू बी कंफर्म्ड बाय द पेशेंट। और इफ अगर पेशेंट नहीं कंफर्म कर सकता या पेशेंट से नहीं पूछा सकता, तो उसके अटेंडेंट से पूछ के हमें रिकन्फर्म कर लेना चाहिए। फिर दूसरा है इंट्रोगेशन। कई बार कुछ क्वेश्चन पेशेंट से या उसके अटेंडेंट से ही पूछना कंपलसरी होता है, क्योंकि वो फिजिशियन ऑब्जर्व नहीं कर सकता। कई बार पेशेंट खुद कुछ बताते हैं और उसके अटेंडेंट्स खुद अलग कुछ बताते हैं। उसके लिए भी फिजिशियन को ध्यान रखना पड़ता है कि वो पेशेंट से अकेले में अलग बात करे और उसके अटेंडेंस से अलग बात करे, और फिर दोनों को एक साथ बैठा के फिर बात करे। कई सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जो फिजिशियन खुद कर सकता है। उसमें हम लोग ऐसा देख सकते हैं, जैसे कि पर्सनालिटी है, उसका माइंड का स्टेट है, उसका फिजिकल स्टेटस है, फिर कैसे वो पेशेंट अपने आप को ड्रेसअप करता है, क्लीनलीनेस के साथ, नीटनेस के साथ, पेशेंट कैसा अपने आप को प्रेजेंट करता है फिजिशियन के सामने, और कैसे वो टॉक मतलब कैसे वो आंसर दे रहा है, टॉक मतलब बिहेव कर रहा है जब फिजिशियन केस ट्रीटमेंट कर रहा है। तो दीज आर द पॉइंट्स जो पेशेंट को, जो फिजिशियन को खुद ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो फिजिशियन को पूछने पड़ते हैं, जैसे कि पेशेंट का डेली रूटीन, उसका खाली समय में वो क्या करता है, उसका रिलेशनशिप विथ फैमिली, उसके वर्क पे और सोसाइटी में कैसा है, कौन से ऐसे उसका ऑक्यूपेशन, उसके सैड इवेंट्स, हैप्पी इवेंट्स, और कोई ऐसा मेजर इवेंट लाइफ में जिसने उसको माइंड को डिस्टर्ब करा हो। इस तरह के कई सारे
जब उसको ऐसा मतलब मेंटली वो डिस्टर्ब होता है तो उसके मन में क्या थॉट्स आते हैं, किन चीजों पे उनके उसको बहुत चिंता, दुख या रोना आता है, तो ये सारी चीजें हमें पेशेंट से पूछनी पड़ती हैं, और ये ऑब्जर्वेशन में कई बार पेशेंट नहीं मतलब फिजिशियन नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो ये था केस टेकिंग का पार्ट। अब हम आते हैं कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स। जब हम जनरल बात करते हैं तो उसमें कॉमनली वी फाइंड कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, आजकल एडीएचडी, फिर बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स, ये सब कॉमनली मिल जाते हैं पेशेंट्स फिजिशियंस को जब हम अपने क्लिनिक्स पर बैठते हैं तब भी, और अपने आसपास के सोसाइटी में, रिलेटिव्स में कोई कोई इस, क्योंकि मेंटल इलनेसेस का बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस हुए हैं जिसमें ऐसा देखा गया है कि आफ्टर, स्पेशली आफ्टर कोविड, मेंटल इलनेसेस का रेशियो जो है वो 1:10 के रेशियो में बढ़ गया है। मतलब पहले अगर 1 आउट ऑफ 100 पेशेंट वॉज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेसेस, तो अभी 10 पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेसेस। तो कॉमनली बहुत सबसे ज्यादा कॉमन है एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन। एंजाइटी डिसऑर्डर में डिप्रेशन, फर्स्ट वी कैन टॉक अबाउट डिप्रेशन। डिप्रेशन के मेन सिम्टम्स जो हैं वो है लगातार सैडनेस रहना, स्पेशली 2 वीक्स तक, फिर नींद आने में दिक्कत होना, वेट और भूख में चेंज होना, जिन चीजों में पहले पेशेंट को रुचि थी उन उस रुचि में अभाव, उदासी, और प्रतिदिन की क्रियाएं हैं उसमें प्रसन्नता का अभाव होना, निद्रा या नींद का घट जाना या अत्यधिक आना, भूख कम लगना, वजन कम हो जाना, ठीक है, वजन बढ़ना, आलस आना, अपने आप को दोषी महसूस करना, मर जाने के, निराशा के और असहायता के विचार आना, जो भी वो कार्य करे उस कार्य में एकाग्रता ना आना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो डिप्रेशन के सिम्टम्स है, कॉमन डिप्रेशन के सिम्टम्स है। अब कई बार ये जो मूड डिसऑर्डर है वो 2 टाइप से होता है। एक है बाइपोलर और दूसरा है यूनिपोलर। यूनिपोलर डिप्रेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पेशेंट ज्यादातर हमेशा सैड, उदास, खालीपन, भूख कम लगना, नींद कम आना, जल्दी थक जाना, निराशा होना, असहायता का अभाव, असहायता होना, ये सब जो सिम्टम्स है वो यूनिपोलर डिप्रेशन के हैं। और बाइपोलर में क्या होता है, एक एक समय पे पेशेंट को, एक ही व्यक्ति को दोनों टाइप के मूड मिलेंगे। जैसे कि एक समय पर पेशेंट बहुत अत्यधिक खुश होगा, दूसरे ही समय पे उसको डिप्रेस्ड मूड हो जाएगा, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बिना किसी कारण के ऐसा होना, मूड चेंजेस होना बिना किसी कारण के, तब उसको हम बाइपोलर मूड डिसऑर्डर कह सकते हैं। नींद का बहुत ज्यादा आना और दूसरे ही पल, मतलब थोड़े ही दिन में या थोड़े समय के बाद नींद का बहुत ज्यादा आना और थोड़े ही समय बाद नींद का कम आना, बहुत ज्यादा भूख लगना और थोड़े ही समय पे एकदम भूख ना लगना, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बोलना, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस, या बहुत फोकस करने में दिक्कत होना, ये सारे जो सिम्टम्स है वो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स है। अब हम बात करते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो, जैसे कि नाम बताता है, वो अपने आप से अपने आप को पहचान नहीं पाता, वो है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। किसी कई बार क्या होता है कि किसी को कोई तनावपूर्ण घटना हुई,
तो उसके बाद व्यक्ति या कोई ग्रीफ हुआ या कोई डिसोसिएशन हुआ, उसके बाद कोई पेशेंट अपना पिछला अस्तित्व और आसपास के लोगों को या फिर जो अभी घटनाएं उसके जीवन में हो रही हैं उसको पहचानने में असमर्थ हो जाता है। उसको बोलते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। और अगर हम साइकेट्री में देखें तो इस समस्या को डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहा जाता है। और इसमें व्यक्ति जो है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो समाज से पृथक हो जाता है। इसके टाइप्स होते हैं जैसे डिसोसिएटिव एमनीशिया और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव एमनीशिया में क्या होता है कि व्यक्ति आमतौर पर कोई ऐसा ग्रीफ का घटना के बाद महत्वपूर्ण कोई भी अपनी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सूचना को याद करने में असमर्थ हो जाता है। जो चीजें उसको हमेशा याद रहती थी वो उनको भी भूल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डिसोसिएटिव एमनीशिया। इस स्थिति में व्यक्ति अपने नए अस्तित्व को महसूस करता है। दूसरा टाइप है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति अचानक बदलाव या भिन्न प्रकार से विचित्र महसूस करता है। इसमें पेशेंट इस प्रकार महसूस करता है कि जैसे उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया हो और उसकी गतिविधियां अचानक से ड्रीम या स्वप्न के जैसी हो जाती हैं। इस स्थिति में विविध व्यक्तित्व एक ही व्यक्ति में अलग अलग समय पर प्रकट भी हो सकते हैं। उसको हम बोलते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट को बहुत अपने पुरानी घटनाओं का कुछ याद नहीं रहता, उसको मेमोरी लॉस हो जाता है। और उसके बाद इस क्योंकि उसकी याददाश्त में ये सब नहीं होता, इसकी वजह से उसको इतना जीवन की कोई आशा नहीं रहती, तो उसको सुसाइड के थॉट्स या फिर अपने आप को कोई भी तरीके से हार्म पहुंचाने का हो जाता है। और उस कई बार पेशेंट यहाँ तक कि अपना साइन करना, अपना नाम लिखना, आ, जैसे पेशेंट पहले कोई सिंगर है तो वो गाना गाना तक भूल जाते हैं। अब हम बात करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर की। एंजाइटी डिसऑर्डर में यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विशेष कारण के भयभीत या फिर चिंता महसूस करता है, कोई ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से उसको हर समय वरी रहती है या चिंता रहती है, तो कहा जा सकता है कि व्यक्ति को एंजाइटी डिसऑर्डर है। और ये एंजाइटी डिसऑर्डर भी कई तरह की कई प्रकार के होते हैं। और इसमें चिंता की भावना भी कई तरीके से देखी जा सकती है। कई बार इसकी वजह से ही पेशेंट के अंदर डर हो जाता है, उसकी वजह से वो अपने आप को सोसाइटी से, रिश्तेदारों से विड्रॉ कर लेता है। कई बार उसको ऐसी चीजों से डर लगने लग जाता है जो दूसरों के हिसाब से डरने योग्य नहीं है। उसके बाद कई बार उनको पैनिक अटैक होने लग जाते हैं, जिसमें कि उनको ऐसा लगता है कि उनको पेशेंट ऐसा फील करने लगता है कि उसको हार्ट अटैक आ गया है। ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि उसका दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, उसको पसीने आने लगते हैं, वो बेहोश होकर गिर जाता है। तो ये सारे पैनिक अटैक के सिम्टम्स हैं और ये एक साइन है एंजाइटी डिसऑर्डर का। एंजाइटी डिसऑर्डर से ही कई बार फोबियाज भी डेवलप हो जाते हैं। फोबिया मतलब अत्यधिक डर होना किसी चीज का। जो डर दूसरे लोगों में नॉर्मल है या उसकी इंटेंसिटी, कोई भी डर नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है, वो फोबिया में तब कंसिडर होता है जब उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जाए जिसकी वजह से पेशेंट खुद परेशान रहने लगे और दूसरों को भी, जो उसके आस पास के लोग हैं, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उससे परेशान रहने लगे। इसमें से कुछ फोबिया मैंने इसमें लिखे हैं जैसे जो डिफरेंट है, जैसे कि बहुत ज्यादा डेंटिस्ट का डर होना, दांत सड़ जाए, दर्द में परेशान हो जाए तब भी वो पेशेंट डेंटिस्ट को दिखाने नहीं जाता, उसको कहते हैं डेंटोफोबिया। बहुत ज्यादा फियर, इंटेंस फियर सुई से, उसको बोलते हैं ट्रिपैनोफोबिया। डॉग्स, किसी भी टाइप के डॉग से एक्सेसिव फियर होना, उसको बोलते हैं साइनोफोबिया। ऐसे ही कई तरह के बहुत सारे फियर्स हैं
जो कि ये बुक्स में हमको मिल जाएंगे, उनमें से मैंने कुछ लिए थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स पे। कॉग्निटिव डिसऑर्डर का मतलब है, कॉग्निटिव मतलब पहचान। तो कॉग्निटिव डिसऑर्डर में मेनली क्या होता है कि याददाश्त की कमी से, याददाश्त खो जाने से पेशेंट के अंदर पहचान की कमी हो जाती है। उसमें कई बार उसको हम मेनली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। वो है ये 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर और मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। माइल्ड न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर में सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो रिवर्सिबल स्टेज में होते हैं और उनसे पेशेंट वापस आ सकता है, उस कंडीशन से पेशेंट वापस आ जाता है। लेकिन जो मेजर न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर है उनका ट्रीटमेंट एक चैलेंज होता है, होम्योपैथ्स के लिए भी और मॉडर्न मेडिसिन के लिए भी। और उसमें ज्यादातर आता है पार्किंसंस और एग्जीक्यूटिव डिस्फिक्स, विजुअल स्पेशल डेफिशिएंट्स। ये सारे टाइप के जो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है वो मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर में आते हैं। और जो माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर में है उसमें क्या होता है कि माइल्ड पेशेंट के अंदर पहचान की कमी होना, ये स्टार्टिंग होती है विच लीड्स टू मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। जैसे कि पहले पेशेंट क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें भूल जाता है, जैसे कि नाम भूलना शुरू होता है, फिर जगहों के नाम भूलना शुरू होता है, पहचानने में लोगों को देखता है और पहचान नहीं पाता कि इसको हमने कहाँ देखा था। तो ये सारे कई बार ये सारी स्टार्टिंग होती है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर की। और इसका ज्यादातर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स का ऑनसेट जो होता है वो ग्रेजुअल होता है। वो ऐसा नहीं होता कि एक दिन में रात को पेशेंट सोया और सुबह वो सब भूल गया। न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स ज्यादातर ग्रेजुअल ऑनसेट होता है और उसमें प्रोग्रेसिव डिक्लाइन होता है पेशेंट का। कई बार उसमें ये एफेजिया, फिर मतलब खाने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, पहचानने में दिक्कत, ये सारी ट्रबल्स डेवलप होने लगते हैं। अब आता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर को पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हम 3 टाइप से मेनली डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको हम ए पर्सनालिटी ए बोलते हैं, ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर। फिर दूसरा है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो है क्लस्टर बी के अंडर में। तीसरा है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो है क्लस्टर सी में। अब जैसे हम लोग देखते हैं ना शिजोफ्रेनिया या सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये आता है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। फिर हम देखते हैं इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या फिर हिस्टोरिनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये बी टाइप पर्सनालिटी होती है और ये सारे डिसऑर्डर्स जो है वो बी टाइप पर्सनालिटी वाले लोगों के अंदर होते हैं। फिर तीसरा होता है ओसीडी, जिसमें कि पेशेंट एक ही चीज को बार बार करता है, जैसे कि बार बार हाथ धोना, बार बार दरवाजे को चेक करना कि उसने बंद करा है या नहीं, एक ही चीज को रिपीट करना, बोलने में एक ही चीज को बार बार बोलना। ये सारा आता है ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वो जो कि पार्ट है पर्सनालिटी टाइप क्लस्टर सी का। नेक्स्ट है सीजोफ्रेनिया, जो कि साइकोटिक डिसऑर्डर के अंडर में आता है। ये मेंटल डिसऑर्डर एक गंभीर परिस्थिति होती है और इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉग्निटिव 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, जिसमें कि अशांत विचार और मतलब अशांत व्यवहार, ये मनोभाव, अशांत विचार और अशांत व्यवहार दोनों सम्मिलित होता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो चीजें नहीं है, जो चीजें विजुअली नहीं प्रेजेंट है, वो उसको दिखने लग जाती हैं। उसको ऐसा डिल्यूजन, डिल्यूजन मतलब जिसका अस्तित्व नहीं है वो दिखना या वो सुनाई देना, वो डिल्यूजन, इल्यूजन और हेलुसिनेशन में आता है। नेगेटिव में है जो चीजें प्रेजेंट हैं वो उसको नहीं लगती हैं।
जैसे कि दूसरे लोगों के लिए इमोशन, वो अपने इमोशन है लेकिन उसको लगता नहीं इमोशंस है। मोटिवेशन है लेकिन उसको लगता नहीं मोटिवेशन है। वो इसकी वजह से अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। तीसरा होता है कॉग्निटिव, जिसमें कि उसको किसी भी चीज पे अटेंशन या फोकस करने में डिफिकल्टी होने लगती है और डिसीजन मेकिंग पावर भी कम हो जाती है। तो ये होते हैं सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स, और ये साइकोटिक डिसऑर्डर के अंडर में आते हैं। और ये एक गंभीर परिस्थिति है क्योंकि पेशेंट ये मानने को तैयार नहीं होता कि वो जो देख रहा है वो नहीं है, और जो वो सुन रहा है वो भी नहीं। डॉक्टर शिल्पी, हमारे पास अभी 6 to 8 मिनट्स बचे हैं। आप मैम, क्योंकि थोड़ा डिस्कशन के लिए भी टाइम चाहिए होता है, तो आप आई गेस आपका कितना बचा है सब अभी? हो गया मेरा, हाँ हाँ हाँ। ओके, ओके। क्योंकि ओके। थोड़ा सा डिस्कशन के लिए भी टाइम चाहिए होता है फिर टाइम, तो इसलिए आप उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। हाँ जी। ओके मैम। हाँ जी। फिर ये कभी हाँ आगे बात करेंगे। नेक्स्ट एक ये है एडीएचडी के सिम्टम्स। मेनली 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं एडीएचडी को, इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिव। अभी कई बार कई पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनके बच्चे थोड़े से भी हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिव होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को एडीएचडी हो गया है। या फिर एकदम अटेंशन, वो जो मूवीज और ये स्क्रीन्स पर कई सारे ऐसे पेश मतलब मूवीज और एपिसोड्स को ऐसा देख के आजकल बहुत ज्यादा ऐसा वो हो गया है भ्रांति की। हम सब पेरेंट, बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगने लगे है कि हमारे बच्चे को एडीएचडी का मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, जबकि वो नॉर्मल होता है। तो जैसे ज्यादा बात करना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना, इम्पेशंस होना, एक जगह पे बैठ ना पाना, ये सारे, और बीच बीच में बातों को टोकना, तो ये सारे हाइपर एक्टिव सिम्टम्स, हाइपर एक्टिव बच्चों के ये सिम्टम्स होते हैं। और जब ये हम इसके लिए भी कई स्केल्स हैं और कई स्केल्स दिए हुए हैं, जिससे ही हमको ये कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए कि पेशेंट जो हमारे पास आ रहा है वो एडीएचडी का है भी या नहीं। और बाकी तो मैंने कुछ ये मेडिसिन लिए थे, वो तो उसको हम क्विट कर देते हैं अभी। सो थैंक यू, इट वाज अ नाइस सेशन स्पीकिंग विथ यू ऑल। थैंक यू। या डॉक्टर शिल्पी, बहुत बढ़िया सेशन था। आपने अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर हमें ब्रीफ किया, जो जो मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। हमारे पास एक्चुअली टाइम थोड़ा कम था, ऑब्वियसली आप मेडिसिन भी उसके साथ शेयर करना चाह रहे थे, तो कोई नहीं, वो हम आपके साथ जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम जरूर उस चीज को आके लेके आएंगे कि क्या क्या डिफरेंट मेडिसिन है। और वैसे भी मेंटल डिसऑर्डर्स आज की डेट में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें होम्योपैथी काफी अच्छा हेल्प कर सकती है। तो आपने काफी डिटेल में अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया उसके बारे में, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, एडीएचडी, स्किज़ोफ्रेनिया। और आज की डेट में मेंटल डिसऑर्डर्स वैसे भी काफी बढ़ते जा रहे हैं, और होम्योपैथी एक बहुत बढ़िया रोल प्ले कर सकती है। और इस फोरम पे काफी हमारा डिस्कशन और वेबिनार्स होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को लेके, क्योंकि काफी बर्निंग टॉपिक है। तो आई गेस नेक्स्ट सेशन में आप और मेडिसिन और अगर केसेस भी अगर प्रेजेंट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहता है। हाँ मैम, हाँ मैम। हाँ जी, अभी अभी टाइम की थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, इसलिए नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हाँ। नेक्स्ट उसमें आप जरूर मेडिसिन और केसेस शेयर कर सकती हैं। और कोई डॉक्टर शिल्पी से कुछ कोऑर्डिनेट करना चाहता है तो प्लीज कर सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि सेशन अब हो चुका है और उन्हें काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। हाँ जी सर। हाँ जी। और खास करके उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर्स को बहुत ही डिटेल्स में बताया है। मेडिसिन पार्ट में जो हम लोग को थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि रिकॉर्डिंग में हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करें। जैसे इन्होंने फोबिया का नाम लिया, बहुत सारे फोबिया, तो सारे फोबिया हैं लेकिन दूसरे नाम से है। जैसे फोबिया ऑफ द फॉलिंग टू, फोबिया ऑफ द कैट, फोबिया ऑफ द यस। फियर ऑफ द, ऐसे करके थोड़ा सा रूब्रिक्स का प्रेजेंटेशन है। फिर सिजोफ्रेनिया है, काफी वर्ड्स जो हैं अगर इस टर्मिनोलॉजी में हम लोग होम्योपैथी में देखेंगे तो माइंड चैप्टर में नहीं मिलता है। तो नेहा जी
ने जो मेडिसिन का, क्योंकि समय नहीं था मेडिसिन पार्ट को देखने के लिए, तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छा इनका प्रेजेंटेशन है। उन्होंने बहुत ही डिटेल्स में इसको लाया है, और मैं समझता हूँ कि इंटायर जितने भी मैंने सिनेरियो है मेंटल डिजीज का, सबको एक साथ ला करके इन्होंने दिखलाने का कोशिश किया है। इसके अलावा हम लोग ने कभी कभी अलग अलग टॉपिक्स पर, जैसे ADHD पर हम लोगों ने कुछ सेशन आए थे लोगों के, फिर ऑटिज्म पर भी आए थे। इस तरह से लोग आते रहते हैं। ये बहुत अच्छा अप्रोच है। मुझे लगता है कि इस तरह से हम लोग को लगातार करते रहना चाहिए, और ये हम लोगों के लिए एक अच्छा ये होगा। तो शिल्पी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। आप फिर से आइए, आपने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया, थैंक यू सर। नेहा जी, आप अपना कुछ बोलिए, लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है, so हाँ you जी can conclude the session यस सर। with the time. सो दिस वाज आज का हमारा हिंदी का सेशन था डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल का जी के साथ। थैंक यू डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल। और आप अपना नेक्स्ट सेशन भी कुछ रख सकते हैं, कुछ केसेस और मेडिसिन के साथ इसी टॉपिक पे, तो बहुत अच्छा रहेगा वो भी। ठीक और है। अब हमारा टाइम हो गया है ऑलमोस्ट फॉर द इंग्लिश सेशन, तो आई हैंड ओवर द सेशन टू डॉक्टर दिनेश। थैंक यू। Thank थैंक you, यू, Dr. Neha. थैंक यू मैम।